चलिए, हमारा आज का जो डिजीज है उसका नाम है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया दिख रहा है? चिकनगुनिया, चिकनगुनिया दिखा जी। हेलो, चलिए भैया, अभी मैं थोड़ा इंक डाल लूँ तो उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ। चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है, एक वायरस जनित रोग है चिकनगुनिया, जिसमें भयंकर से भयंकर जॉइंट पेन होता है, बहुत भयानक जॉइंट पेन होता है। बता दो कि जॉइंट जहाँ भी हो, फिंगर जॉइंट हो, लेग का जॉइंट हो, हैंड का जॉइंट हो, बैकबोन के जॉइंट हो, हर जॉइंट में बहुत बहुत भयंकर दर्द होता है चिकनगुनिया में। ठीक है, और बता दो इस रोग की खोज वैज्ञानिक लम्बर्टन ने किया था। ध्यान से सुनिएगा, लम्बर्टन और वैज्ञानिक रॉबिन्सन। लम्बर्टन और वैज्ञानिक रॉबिन्सन ने 1955 में इस रोग की पहचान किया था। सर्वप्रथम चिकनगुनिया रोग की पहचान की थी। चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है, एक वायरस जनित रोग है। बता दो कि इस रोग का पहला प्रसारण इसका हुआ था मोजाम्बिक, ये आपका पड़ेगा वेस्ट इंडीज के आसपास, मोजाम्बिक और तंजानिया के बॉर्डर में, तंजानिया की बॉर्डर यानी मोजाम्बिक वेस्ट इंडीज के आसपास पड़ेगा और तंजानिया भी उसी के आसपास है। तो जो तंजानिया और मोजाम्बिक का बॉर्डर है, उस बॉर्डर में एक पठार है, उसका नाम है मकोंडे। उसका नाम है मकोंडे प्लाटू। प्लाटू माने पठार। मकोंडे प्लाटू में इसका प्रसारण सबसे पहले हुआ और इसका पता लगाया लम्बर्टन और रॉबिन्सन ने 1955 में। बता दो मकोंडे की भाषा में, मकोंडे जो भाषा वहाँ की क्षेत्रीय भाषा थी, उस मकोंडे भाषा में चिकनगुनिया रोग को जॉइंट पेन के कारण मकोंडे भाषा में कहते हैं विच डायट बेंड अप। ये है इसका मतलब। चिकनगुनिया का अर्थ मकोंडे भाषा में है विच दैट बेंड अप, अर्थात इतना दर्द होता है कि व्यक्ति दोहरा हो जाता है। दोहरा का मतलब सीधा है और झुक करके, मतलब वो झुक गया तो सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा, नहीं ऐसे हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब ऐसे झुक करके ऐसे हो जाता है। तो दैट विच दैट बेंड अप, तो इसका मतलब हुआ कि शरीर से दोहरे हो जाना, यानी इतना भयानक दर्द होता है कि व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो सकता, यदि झुक गया तो डबल हो जाता है दर्द में। यानी हाथ है अब ऐसे सिंगल है, अब ऐसे मोड़ दिया हमने इसको इस तरह से, अब मोड़ दिया ये डबल हो गया। अब ये सीधा नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द पूछो ना। तो अब ये दर्द के कारण ये सीधा नहीं हो पा रहा। तो इस तरह इतना दर्द होता है कि शरीर यदि मुड़ गया तो सीधा नहीं होता। इसका मतलब ये है दैट इज बेंड अप, यानी दोहरे हो जाना। दोहरे मतलब डबल हो जाना, इसका अर्थ होता है ये। इसमें मकोंडे भाषा में चिकनगुनिया का अर्थ होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके वायरस को क्या कहते हैं और इसका ट्रांसमिशन, इसका संक्रमण कैसे होता है। वायरस ऑफ चिकनगुनिया, वायरस ऑफ चिकनगुनिया
and its transmission in human। इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक इस समय चल रहा है और इंटरेस्टेड माइंड से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो वायरस ऑफ चिकनगुनिया एंड इट्स ट्रांसमिशन इन ह्यूमन, मानव में इसका संक्रमण और चिकनगुनिया का वायरस। बता दो, इस वायरस को चिकवी कहते हैं, चिकवी, और इस वायरस को शॉर्ट फॉर्म में चिकवी कहते हैं। और बता दूं कि ये चिकवी एक पार्वो वायरस है और इस पार्वो वायरस को अल्फा वायरस के नाम से जाना जाता है। यानी इसका जो रियल नेम है चिकवी का, ये कि पार्वो वायरस क्या है? वायरस का समूह, ठीक है। इसके अंतर्गत अनेक वायरस आते हैं और वो वायरस आते हैं जिसका जीनोम आरएनए होता है, डीएनए नहीं, जिसका जीनोम आरएनए होता है। और आपको पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, बार बार बताया हूँ कि जिस वायरस का जीनोम आरएनए होता है बहुत घातक होता है। जैसे कोरोना वायरस का जीनोम भी आरएनए है, वो बहुत घातक हुआ। तो और HIV का जीनोम भी आरएनए है, वो भी बहुत घातक है। तो जिस भी वायरस का जीनोम आरएनए होता है वो पार्वो वायरस है। तो पार्वो वायरस जो है वो वायरस का समूह है और उस समूह में है चिकवी शॉर्ट फॉर्म, और इस वायरस का रियल नेम है अल्फा वायरस। अब ये अल्फा वायरस अडीज इजिप्टी मॉस्किटो के लार में होता है। अडीज इजिप्टी ये मॉस्किटो है, और याद रखना हमेशा ही मॉस्किटो में मेल मॉस्किटो कभी नहीं काटती, चाहे एनाफिलीज हो, चाहे जिस भी प्रजाति का मच्छर हो, चाहे क्यूलेक्स हो, हर मच्छर की मादाएं ही काटती हैं। पता नहीं ये कौन सी साइंस है, क्या साइंस है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मादा ही काटती। अब जो भी हो, तो पार्वो वायरस ये का जो है समूह, इसका वायरस है अल्फा वायरस, और अल्फा वायरस पाया जाता है अडीज इजिप्टी मॉस्किटो की लार में। और सुनो, ये अल्फा वायरस म्यूटेशन कर गया। म्यूटेशन मतलब इसमें उत्परिवर्तन हुआ और अपने को म्यूटेशन करके एक दूसरे मच्छर की लार में भी पहुंच गया। और उस मच्छर का नाम सुनिए, उसका नाम है अडीज अल्बोपिक्टस। अडीज अल्बोपिक्टस नाम के मच्छर के अंदर भी लार में पहुंच गया ये वायरस। यानी अपनों को म्यूटेट कर लिया, अपने को उत्परिवर्तित कर लिया, और उत्परिवर्तित करने के बाद एक दूसरे मॉस्किटो की प्रजाति में पहुंच गया, उसका नाम अडीज अल्बोपिक्टस। और अडीज अल्बोपिक्टस मच्छर को टाइगर मच्छर कहा जाता है, इसे टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है। टाइगर मॉस्किटो क्यों? क्योंकि इसके शरीर में सफेद सफेद धारियां होती है, जैसे चीता में होती है। चीता में, चीता देखो, चीता जानते हो, तो उसी में जैसे सफेद धारी होती है वैसी सफेद धारी अडीज जो है अल्बोपिक्टस में पाई जाती है, जिससे टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है। अब सुनो, जब अडीज इजिप्टी मॉस्किटो या अडीज अल्बोपिक्टस यानी टाइगर मॉस्किटो मानव को काटती है, जब ये संक्रमित हो तब, जब ये संक्रमित हो तब, जब ये संक्रमित मॉस्किटो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो उसके ब्लड में अल्फा वायरस को छोड़ देती है। और बता दो, अल्फा वायरस का संक्रमण मानव मच्छर मानव या बंदर मच्छर मानव में होता है। यानी एक मानव जो संक्रमित है उसको मच्छर ने काटा तो मानव मच्छर, फिर वो संक्रमित हो गई मच्छर, अब वो संक्रमित मच्छर अगले मानव को काटती है तो हो गया मानव मच्छर मानव में संक्रमण। और दूसरा तरीका है इसका बंदर मच्छर मानव। मान लो कि ये वायरस बंदर में है और बंदर को मॉस्किटो ने काटा तो वो संक्रमण का वायरस जो है वो मच्छर में आ गया, और मच्छर ने मानव को काटा तो वो पहुंच गया मानव में। यानी संक्रमण हुआ मानव मच्छर मानव और संक्रमण हुआ बंदर मच्छर मानव।
इस तरह से इस अल्फा वायरस का संक्रमण होता रहता है और इस तरह से इसका प्रसार होता है। अब मैं आगे बताऊंगा कि इसका सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है चिकनगुनिया के। जी, सिम्टम ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के लक्षण क्या लक्षण हैं ये जानना जरूरी है। सुनो, जैसे ही संक्रमण फैलता है एक व्यक्ति में, तो जिस दिन वायरस, मान लो किसी व्यक्ति ने आज वायरस प्रवेश किया, तो वायरस प्रवेश से लेकर के जो रोग उत्पन्न होने तक का समय होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, उसको उद्भवन काल कहते हैं। उद्भवन काल, इंक्यूबेशन पीरियड उसको कहते हैं। तो जैसे मान लो किसी व्यक्ति को आज मच्छर काटा और वायरस उसके शरीर में पहुंच गया, तो इसका मतलब हुआ कि आगे के 5 से 7 दिन के अंदर उक्त व्यक्ति में चिकनगुनिया का रोग प्रकट हो जाएगा। तो संक्रमण फैलने के बाद 5 से 7 दिन में चिकनगुनिया के निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित होते हैं। पहला लक्षण है 39 डिग्री सेंटीग्रेड का फीवर। 39 डिग्री सेंटीग्रेड का फीवर, जबकि आपके शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 36.4 से 36.6 तक होता है। 36.4, 36.6 तक होता है नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का। लेकिन जब चिकनगुनिया का प्रसार प्रदर्शन होता है, संक्रमण होता है, रोग का प्रदर्शन होता है, 39 डिग्री का फीवर हो जाता है। फिर क्या होता है? इस फीवर के साथ साथ भयंकर अक्यूट जॉइंट पेन होता है। जॉइंट पेन बहुत भयंकर रूप में होता है। ये दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या होता है? व्यक्ति को प्रकाश से डर लगता है, प्रकाश से घबराहट होती है, डरता है प्रकाश में जाने से। चौथा लक्षण क्या होगा? चेहरे में, हाथों में, बॉडी में स्पॉटिंग हो जाती है, स्पॉट पड़ जाते हैं, गहरे स्पॉट पड़ते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं लाल रंग के, खुजली भी होती है, दर्द भी, जलन भी होती है, बॉडी में स्पॉटिंग हो जाती है। और रात में नींद नहीं, दिन में नींद नहीं, रात में चैन नहीं, दिन में भी चैन नहीं, अर्थात अनिद्रा और बेचैनी अगला लक्षण इसमें प्रकट होता है। अनिद्रा, बेचैनी, प्रकाश से घबराहट, डर। 39 डिग्री सेंटीग्रेड का फीवर, भयानक दर्द, मसूड़ों में छाले, जीभ में छाले, पूरा मसूड़ा ऐसे लगता है जैसे कि पूरे में घाव बन गए, ऐसे लगता है। अंगुलियां यदि मुड़ गई ऐसे तो इसको सीधा नहीं कर सकते, ऐसे इतना तेज दर्द होगा। और किसी ने यदि सीधा कर दिया ना तो फिर ये दर्द के साथ मोड़ नहीं पाओगे, इतना भयानक दर्द होता है। ये लक्षण है चिकनगुनिया के। इसलिए आप लोग इस समय जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम है, ये चिकनगुनिया डेंगू संक्रमण का ही मौसम है। मच्छरों से बच कर रखिए, बचा कर रखिए खुद को भी, अपनी फैमिली को भी, जिसको आप लगा रखते हैं उसको भी। इस तरह से ये लक्षण हो गया। और लक्षण के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे लक्षण जो मैंने बताए, जितने लक्षण 39 डिग्री सेंटीग्रेड का फीवर, भयंकर जॉइंट पेन, बॉडी के स्पॉटिंग, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, है ना, प्रकाश से डर लगना, ये सारे लक्षण एक युवा रोगी में, यानी आप जैसे युवाओं में कम से कम 15 से 25 दिन तक ये लक्षण बना रहता। मध्यम वर्ग की आयु के लोग, यानी
मध्यम वर्ग की आयु मतलब 25 साल से लेकर के 35 साल वाले या 40 साल वाले मध्यम वर्ग के आयु के लोगों में ये लक्षण 2.5 महीने से 3 महीने तक बने रहते हैं और फिर 40 वर्ष के बाद वाले व्यक्तियों में और ओल्ड एज व्यक्तियों में ये लक्षण 1 से 2 साल तक बने रहते हैं। 1 से 2 साल तक वही दर्द, वही बुखार, वही घबराहट, वही बेचैनी, वही अनिद्रा, सारे लक्षण ये बने रहते हैं। ठीक है। और बता दूं, डायबिटिक लोगों में, जो शुगर के पेशेंट है, डायबिटिक लोगों में या फिजिकली वीक हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनमें सभी में ये रोग प्राण घातक भी होता है। हालांकि इसमें मृत्यु दर कम है, 1000 में मृत्यु दर 1 से 6 तक है, ज्यादा मौत नहीं होती चिकनगुनिया में, लेकिन जो दर्द मिलता है वो कई मौत के बराबर का होता है। कभी यदि किसी को फ्यूचर में हो जाएगा तो इस दर्द का आभास आपको पता होगा। और मैं अब आगे इसके उपचार की बात करूंगा कि चिकनगुनिया का उपचार क्या करें। अब क्योंकि डॉक्टर हैं तो रोग का लक्षण बताएंगे तो उपचार तो बताना ही पड़ेगा, नहीं कि डॉक्टर किस बात की हो गए। तो चलिए मैं अब इसका उपचार बताता हूँ, ट्रीटमेंट, उपचार। मैं उपचार बता दूं? ठीक है, बता देता हूँ। इसका कोई उपचार नहीं है तो बताऊं क्या? जब उपचार नहीं है तो क्या बताऊं, फिर भी बता देता हूँ। ट्रीटमेंट में बता दूं कि चिकनगुनिया का कोई विशेष उपचार नहीं है, लेकिन चिकनगुनिया में क्लोरोक्विन नाम की एंटीबायोटिक दी जाती है। क्लोरोक्विन एंटीबायोटिक दी जाती है, इससे आराम मिलता है। ठीक है। और ना कुछ मिले तो बुखार चाहे जैसा भी, यदि श्यामा तुलसी का रस निकालकर उसको पेशेंट को दिन में 1-1 चम्मच 3 बार पिलाएं तो चाहे जैसा बुखार हो वो बुखार उतर के ही रहे। तो तुलसी होगी श्यामा तुलसी, ना कि रामा तुलसी। श्याम काली पत्ती होती है, डार्क ब्राउन होती है, और उसकी हरी होती है, और जो श्यामा तुलसी होती है वो डार्क मतलब ब्राउन कलर की होती है, गाढ़े रंग की। अरे आप भगवान कृष्ण के रंग की होती है, भगवान कृष्ण को श्याम कहते हैं, उन्हीं के रंग की श्यामा तुलसी। ठीक है। हाँ, तो उस तुलसी का रस जी, हाँ, उसकी रायता भी बुखार को उतारने में काम करता है। काफी कड़वा होता है उसका टेस्ट, कसैला कड़वा होता है। और बता दूं कि कुनान भी बहुत कड़वी होती है। तो कुनान जो होती है वो मलेरिया रोग के लिए बनाई गई थी। कुनान जो होता है मलेरिया रोग को ठीक करता है, और मलेरिया जो होता है वो बुखारों का राजा होता है, किंग ऑफ फीवर होता है। ठीक है, जो कि मादा एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है, आगे बताऊंगा मैं। तो क्लोरोक्विन एंटीबायोटिक इस दवा में कारगर होती है। तो क्लोरोक्विन जो है इस दवा में ज़्यादा लाभदायक होती है। सुनाई दे रहा है ना? अरे किसी का फोन आकर कोई डिस्टर्ब कर देता है ना। तो क्लोरोक्विन एंटीबायोटिक इस रोग में आप दे सकते हैं। और इसके साथ और क्या कर सकते हैं, यदि बुखार नहीं उतर रहा तो पैरासीटामोल दे सकते हैं, पैरासीटामोल। और चूंकि सूजन आ जाती है जोड़ों में, सूजन और जोड़ों का दर्द कम करने के लिए आप जो है इसमें दे सकते हैं, एक दवा है नाप्रोक्सेन। तो नाप्रोक्सेन को दे सकते हैं, नाप्रोक्सेन। इस दवा को दर्द और सूजन कम करने के लिए दिया जाता है, नाप्रोक्सेन को। और पैरासीटामोल को बुखार कम करने के लिए दिया जाता है। और भी एंटीबायोटिक जो होता है वो इसलिए दिया जाता है कि बैक्टीरिया का संक्रमण ना हो।
देखो, एंटीबायोटिक दवाएं सिर्फ बैक्टीरिया के विनाश के लिए ही बनी। कोई भी वायरस जनित रोग कभी भी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन जो होम्योपैथिक चिकित्सा है, होम्योपैथिक चिकित्सा से आप वायरस जनित रोगों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन बैक्टीरियल रोग एंटीबायोटिक से ही ठीक होते हैं। लेकिन इससे दे दिया जाता है क्लोरोक्विन को, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन व्यक्ति को ना हो और इन्फेक्शन ना बढ़े, इसलिए ये क्लोरोक्विन को दिया जाता है। बाकी बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल और इसको नाप्रोक्सेन दिया जाता है। तो अब इसके साथ ही मैं आपको बता रहा था इसके उपचार के बारे में। ये हमने दे दिया उपचार। अब इसके बाद कंट्रोल और इराडिकेशन की बात हम करें, इसका कंट्रोल कैसे करें और इसका उन्मूलन कैसे करें, तो मैं बता दूं कि मच्छरों का विनाश और मच्छरों से बचाव दो ही है इस चिकनगुनिया रोग के उन्मूलन का मुख्य, मतलब कह सकते हैं कि मुख्य रीजन। यानी इसको यदि आप मच्छर से बच सकते हो और मच्छर का विनाश कर सकते हो तो आप चिकनगुनिया का उन्मूलन कर सकते हैं। यानी मच्छरों का विनाश और मच्छरों से काटने से बचाव ही चिकनगुनिया का उन्मूलन हो सकता है, उसका इराडिकेशन हो सकता है। चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूँ, मेरे पास 15 मिनट का टाइम है। अब ये वायरस जनित रोग भी हमारे पूरे हो गए। हालांकि HIV वायरस जनित रोग है, ये वायरस जनित रोग हो आप 11th में पढ़े हो, उसको हमने पढ़ाया था। इस HIV को आप लोग कक्षा 11 के नोट से पढ़ लेना, ठीक है, आता है बोर्ड में। अब यदि मैं आगे की बात करूं, अगला डिजीज काज बाई वाम। वाम का मतलब हुआ कृमि, और कृमि माने होता है कीड़े, ठीक है। कृमियों द्वारा उत्पन्न रोग। और कृमि कौन से, जैसे निमेटोडा है ना, निमेटोडा फाइलम जिसको कहते हैं, एस्कलमेंथीस फाइलम के जंतु जिसमें अस्कारिस वगैरह रखे जाते हैं, वो जंतु। तो डिजीज काज बाई वाम यानी कृमियों द्वारा उत्पन्न रोग। और उन्हीं रोग में पहला रोग मैं आपको बताता हूँ, एस्कारियासिस। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये बोर्ड में आता है 2 नंबर का, ठीक है। एस्कारियासिस रोग, अब सुन लीजिए एस्कारियासिस रोग। ये एस्कारियासिस रोग, एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड, Ascaris lumbricoid is the scientific name of Ascaris. Ascaris, it belongs to the phylum of Nematohelminthes, Ascalminthes. इसी को राउंड वाम ही कहते हैं। राउंड वाम इनको गोल कहते हैं, गोल कृमि। जैसे ये है ना, ये बेलनाकार है, लेकिन इसको काट दें ऐसे, और ऐसे काटने के बाद इसको ऐसे देखें तो ये गोल दिखता है। इसका अनुप्रस्थ सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन कटने के बाद गोल दिखता है, इसलिए इनका नाम राउंड वाम भी है, इनको गोल कृमि भी कहते हैं। तो चलिए, एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड से एस्कारियासिस रोग होता है, और एस्कारिस नेमाटोडा फाइलम का जंतु है। नेमाटोडा फाइलम का ये जंतु कैसे पहुंचता है? ये एस्कारिस फैलता है गंदी मिट्टी में खेलने से, जो बच्चे गंदी मिट्टी में खेलते हैं उनसे, या फिर खुले खाद्य पदार्थ, जैसे आप लोग बाजार में जाते हैं, जलेबी में मक्खी बैठी रहती है, मक्खी मल में बैठती है, और उसी मानव मल में एस्कारिस के निषेचित अंडे होते हैं। मक्खियाँ गंदी जगह बैठकर उस जलेबी में बैठती हैं, समोसा में बैठती हैं, ब्रेड में बैठती, जो भी खुला सामान बाजारों में खाद्य पदार्थ है उसमें बैठती हैं। अब वो आपके पैरों में
निषेचित अंडे स्कैरस के लगे रह जाते हैं और वो खाद्य पदार्थों में छोड़ देती है। आप जैसे लोग जाते हैं, जो कह सकते हैं स्वाद के शौकीन लोग जाते हैं, और जाने के बाद पकौड़ा है, जलेबी है, और क्या कहते हैं समोसा है, जो भी है, छोला है, ये आराम से वहीं पर खाते हैं, और साथ साथ स्कैरस के निषेचित अंडों को भी खा जाते हैं। ये दूसरा कारण हो गया। एक तो गंदी मृदा में खेलने से, और दूसरा खुली वस्तुओं को खाने से। तीसरा, कई बार कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते कि जो अपनी पसंद की चीज़ मिल गई। मान लीजिए आपके डैडी या कोई भी व्यक्ति घर में फ्रूट लेकर आए, फल लेकर आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना धुले फल को खाना शुरू कर देते हैं। फलों में निषेचित अंडा हो सकता है और उसके द्वारा आपकी बॉडी में जा सकता है। और सब्जियों को, कुछ लोग आलसी होती हैं सब्जी बनाने में, आलसी होती भी है और आलसी होते भी हैं, दोनों होते हैं। तो ये लोग अच्छे से सब्जियों की वसन नहीं करते और बिना अच्छे से बात किए सब्जियों को काट कर पका कर खा जाते हैं। कच्ची मूली खा जाएंगे, कच्चा टमाटर खा जाएंगे बिना वस के। तो इस तरह से स्कैरस मानव शरीर में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद, अब ध्यान से सुनिएगा, स्कैरस पहुंचा बच्चों में, आपके मानव शिशुओं में, तब इसके पहुंचने के बाद क्या होता है? बच्चों का सही पोषण नहीं होता है। बच्चों का सही पोषण नहीं होता है, इसलिए बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी नहीं होता। ये होता है, सुनते जाइएगा। फिर क्या होगा? बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास नहीं होगा क्योंकि उनका सही पोषण नहीं होगा। और कई बार स्कैरस मुक्त करते हैं टॉक्सिन, विष, और विष मुक्त करते हैं तो ब्रेन पर इसका सीधा असर पड़ता है। बच्चों का मेंटल ग्रोथ रुक जाता है। इसके साथ बच्चों का जी मिचलाता है हमेशा 24 घंटे। जी मिचलाना समझते हो? क्यों सन्नाटा है भाई? अच्छा, ठीक है, ठीक है। जी में चलाना आप समझ रहे हो। बच्चों का सदैव जी में चलाता रहता है, भूख नहीं लगती है, पेट फूल जाता है। और क्यों? क्योंकि उन बच्चों में कम से कम 500 से लेकर 5000 स्कैरस के बच्चे, स्कैरस की शिशु बच्चे की आंत में भर जाते हैं। 500 से 5000। और एक स्कैरस 30 से 40 मिलीमीटर लंबाई का होता है। जैसे चुन्ना गांव में सुने होंगे, चुन्ना, उसको पिनवाम कहते हैं, उसी प्रकार का होता है स्कैरस। तो 500 से 5000 स्कैरस बच्चों की आंत में भर जाते हैं, जिससे कायम खिसकना बंद हो जाता है। कायम यानी भोजन की लुगदी, कायम मतलब भोजन की लुगदी, ये आगे खिसकना बंद हो जाती है। तब बच्चों का पेट फूल जाता है, बच्चों में अवसाद, डिप्रेशन हो जाता है, बच्चों को डिलीरियम हो जाता है। डिलीरियम अर्थात सन्निपात हो जाता है। सन्निपात मतलब बच्चा सन्न, कोई चीज देख रहा है तो देख ही रहा है और उससे मक्खियां बैठ रही है, कुछ भी है, कोई मतलब नहीं है, उसी चीज की तरफ ताक रहा, बिल्कुल शांत, ना किसी से बोलना, बात करना, कोई उसकी गतिविधि नहीं होती, चुपचाप बैठा रहता है उदास, क्योंकि उदर पीड़ा होती है उसको। यानी अब्डोमेन पेन बहुत तेज होता है, पेट फूला हुआ, डिलीरियम हो जाता है, अनिद्रा हो जाती है, भूख नहीं लगती है और पेट में हमेशा दर्द बना रहता है। और कई बार जानते हो, ये स्कैरस कई बार बाइल डक्ट में, पित्त नली में प्रवेश कर जाते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट में प्रवेश कर जाते हैं। पैंक्रियाटिक डक्ट यानी अग्नाशय नलिका में प्रवेश कर जाते हैं और अग्नाशय नलिका में प्रवेश के साथ साथ बाइल डक्ट में प्रवेश कर जाते हैं। तब स्थिति चिंताजनक हो जाती है, स्थिति गंभीर हो जाती है।
इसके बाद इतना ही नहीं, स्कैरिस अपने भ्रमण के दौरान, स्कैरिस अपने भ्रमण के दौरान, स्कैरिस अपने भ्रमण के दौरान ही क्या करते हैं, लंग्स में पहुंच जाते हैं, फेफड़े में पहुंच जाते हैं, बोन मैरो में पहुंच जाते हैं, अस्थि मज्जा में पहुंच जाते हैं। तब लंग्स, फेफड़े की, अस्थि मज्जा की रुधिरवाहिनियां फट जाती हैं और उसके फट जाने के बाद अंदर ही ब्लीडिंग हो जाती है और फिर बच्चों की मृत्यु हो ही जाती है। ये है स्कारियासिस रोग। समझ गए होंगे पूरी बात। बहुत खतरनाक, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है। और इसका इन्फेक्शन कैसे होता है मैंने बता दिया। बच्चे जो गंदी मृदा में खेलते हैं, हम तो जानते हो, हम लोग जो पढ़ते थे तो टॉफी या बिस्किट खाते थे और खाते खाते वो गिर जाता था जमीन में तो धूल लग जाती, तो उसको निकाल कर ऐसे पोंछ लेते थे, पोंछ के फिर खा जाते, तभी स्कारियासिस वगैरह कुछ नहीं होता। और आजकल के बच्चों की इम्यूनिटी इतना कमजोर है कि इतना साफ सफाई और इतने अच्छी चीजें खाने के बावजूद भी एक बेचारा मच्छर मौत के घाट उतार देता है। सोचिए, तो ये है प्रतिरक्षा आज के बच्चों की। क्योंकि आपको मालूम है जितना साफ सफाई और जितना अच्छी वीआईपी कंडीशन में रहेंगे आपकी इम्यूनिटी उतना ही कमजोर होती जाएगी। इसीलिए ज्यादा सफाई और वीआईपी पना में मत रहो, थोड़ा सा नॉर्मल जीवन, धरातल जीवन जियोगे तो थोड़ा सा इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। तो इस तरह से बच्चों को आजकल अभी कोई जमीन पे कुछ गिर जाता है टॉफी, अभी कोई किसी को खाने नहीं देता है ना। बच्चों को मिट्टी पे ना खेलने दें, खुली चीजें बच्चों को या वृद्धों को या किसी को भी ना खिलाएं, ना स्वयं खाएं। इसके साथ पानी उबाल कर पिए और फल और सब्जियों का प्रयोग धुलकर करें, क्योंकि इसके स्कायरस के नशेचे तंडे मृदा में या फिर फल मक्खियों के द्वारा फलों में, सब्जियों में, खुले पदार्थों में पहुंचकर मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। चलिए अब इसका मैं उपचार भी बता देता हूं कि इसका उपचार क्या करते हैं। समय थोड़ा और बचा है। उपचार के लिए, इस स्कारियासिस रोग के उपचार के लिए क्या करते हैं, एक फर्न होता है, मैंने आपको टेरिडोफाइटा पढ़ाया था, तो टेरिडोफाइटा में एक प्लांट आता है चीनोपोडियम। चीनोपोडियम का तेल, चीनोपोडियम का ऑयल गर्म पानी में या दूध में डालकर पिला दिया जाता है तो ज्यादातर स्कायरस शरीर से बाहर निकल जाते हैं, मरते नहीं है, निकल जाते हैं। चीनोपोडियम का तेल, और चीनोपोडियम एक टेरिडोफाइट है, ठीक है ना, एक फर्न की प्रजाति है, तो उसी का तेल, उसके बीजों का तेल पिला दिया जाता है, स्कायरस निकल जाती है। दूसरा और क्या करते हैं, दूसरे दवाइयों में मेबेंडाजॉल, मेबेंडाजॉल इसका प्रयोग करते हैं, मेबेंडाजॉल पेट के लिए, और अल्कोपार, एंटीपार, मेबेंडाजॉल, एल्कोपार और एंटीपार जैसी दवाइयां देते हैं स्कायरस को खत्म करने के लिए। इसके साथ ही आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी से कुछ औषधियां और बनाई गई है, और उन औषधियों में जो सबसे प्रभावी औषधि है उसका नाम है हेलमासिड और पिपराजीन। पिपराजीन और हेलमासिड नाम की जो दवाइयां हैं, ये दवाइयां आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित की गई है, और ये दोनों दवाइयां, पिपराजीन और हेलमासिड, ये दोनों दवाइयां कारगर हैं स्कारियासिस रोग में। इसके पहले दवाइयां ये दी जाती थी, मेबेंडाजॉल, अल्कोपार, एंटीपार, टीनोपार, ये सब दवाइयां दी जाती थी। इस तरह से